Hello everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India। बच्चों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है केमिकल फॉर्मूला विच इज ऑल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एटम हमारी इस अर्थ पर कितने फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। तो हमने बताया कि कुछ तो होते हैं फ्री स्टेट में रहने वाले, फॉर एग्जाम्पल नोबल गैस, इनर्ट गैस जिनको बोलते हैं। कुछ हैं मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहने वाले, बड़े रिएक्टिव थे इसलिए वो जुड़कर रहना पसंद करें और मॉलिक्यूल बना लिया। कुछ होते हैं जो आयनिक फॉर्म में रहते हैं, तो हम लोगों ने डिस्कस किया। अच्छा, इसमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है वो हम लोगों ने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर किसी ने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ आपको अब तक के सारे टॉपिक्स जो कवर हो चुके हैं इस चैप्टर के, वो सारी वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आज का हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला के बारे में पढ़ना। बनाना हम लोग आगे फर्दर वीडियो में सीखेंगे, लेकिन बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग इस वीडियो से ले लेते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अब ये केमिकल फॉर्मूला होता क्या है ये एक बार देख लेते हैं। तो केमिकल फॉर्मूला प्रोवाइड अ वे टू रिप्रेजेंट एनी केमिकल सब्सटेंस यूजिंग सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। यानी केमिकल फॉर्मूला ना एक तरह का होता है, एक वे है जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी केमिकल सब्सटेंस को। कैसे रिप्रेजेंट करता है? विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। यानी सिंबल्स का हम लोग यूज करते हैं। हमने देखा था ना कि हर एक एटम के लिए, एलिमेंट के लिए अपना एक अलग सिंबल होता है। हाइड्रोजन को हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही नाइट्रोजन को N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्हीं सिंबल्स का यूज करके हम किसी भी केमिकल सब्सटेंस को लिखते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमें स्टडी करने में भाई बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शंस होती हैं, आगे चलकर आप पढ़ोगे तो उनमें हेल्प मिल जाती है। अब पूरा का पूरा लिखोगे कि हाइड्रोजन क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड, तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो अगर हम सीधा सिंपल सा बस लिख दें कि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का या सल्फ्यूरिक एसिड जो हम लोग बोल रहे हैं, सिर्फ इतना लिख देते हैं, तो ये क्या कहलाता है हमारा? ये है केमिकल फॉर्मूला। तो इन सिंबल्स की हेल्प से चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो एक तरीका होता है किसी भी केमिकल सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने का, कि कितने एटम्स उसमें प्रेजेंट हैं, कितनी क्वांटिटी में वो प्रेजेंट हैं, किस तरह का बॉन्ड से वो आपस में जुड़े हुए हैं। भाई मॉलिक्यूल बना रहे हैं ना, मॉलिक्यूल कैसे बना है? एटम्स आपस में कंबाइन होकर बने हैं। तो कितने और किस तरह से कंबाइन हुए हैं ये हमें पता चलता है केमिकल फॉर्मूले से। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक का, ठीक है। तो कोई भी केमिकल फॉर्मूला हमें हेल्प करता है इस तरह से। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो हम लोगों ने देख लिया, एक और एसिड है। ये तीन बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और ये नाइट्रिक एसिड। एनवायरमेंट में मिलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन कितने हैं? 1, ऑक्सीजन कितने हैं? 2, ठीक है। तो किसी भी केमिकल फॉर्मूले में एक तो एटम्स लिखे हुए रहते हैं, उनके सिंबल्स लिखे हुए रहते हैं, साथ में यहाँ पर ये देखो नंबर देख रहे हैं ना आप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो सबस्क्रिप्ट भी लिखी हुई रहती है। सबस्क्रिप्ट क्या बताएगी कि हाउ मैनी एटम्स आर देयर। यानी यहाँ पर 2 लिखा हुआ है नीचे की तरफ, इसका मतलब ऑक्सीजन के कितने एटम हैं वो ये बता रही है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे मान लो अगर कहीं ऐसे लिखा हो H2, ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि ये एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल प्रीवियसली पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। मॉलिक्यूल है, कैसे बना है? हाइड्रोजन के 2 एटम्स आपस में कंबाइन हुए हैं, उनसे इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो कंबाइन हुए हैं, भाई कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा है ना, कोई ना कोई बॉन्ड का तो वो फॉर्मेशन कर रहे हैं ना अपने बीच में, तभी तो आपस में जुड़कर रहे हैं। तो उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड से ये जुड़े हुए हैं, आपस में बहुत स्ट्रांगली पैक्ड है। ऐसे नहीं कि हम अलग अलग एकदम निकाल कर कि ये दूसरा एटम है, ये दूसरा एटम है, अलग हो जाओ, ऐसे नहीं कर सकते। तो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन है इस तरह से। अगर कहीं इस तरह लिखा हुआ हो, भाई एटम है उसके आगे 2 लिखा हुआ हो, तो ये कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म नहीं है इसकी तरह, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि हाइड्रोजन के 2 सेपरेट एटम हैं, ठीक है। और अगर कहीं लिखा हुआ हो 2H2,
यानी कि यहाँ सब्सक्रिप्ट भी लिखा हुआ है नीचे की तरफ और आगे यहाँ नंबर भी लिखे हुए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका भी वही है कि ये हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल कितने हैं? 2 हैं। हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये आगे वाला जो नंबर होता है ना, वो एक तरह से क्वांटिटी अमाउंट बता देता है कि कितने हैं, और पीछे वाला जो होता है वो एटॉमिक मतलब कितने एटम्स प्रेजेंट है वो बता देता है। आगे वाला कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पर, तो मॉलिक्यूल्स कितने हैं ये हम लोग जान चुके हैं। तो इस तरह से कोई भी केमिकल फॉर्मूला हेल्पफुल रहता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जैसे 1-2 और ले लेते हैं एग्जाम्पल। वाटर का हम लोग देखें, H2O है, इसमें हाइड्रोजन के कितने हैं? 2, ऑक्सीजन के कितने हैं? सिर्फ 1। ठीक है, अगर यहाँ आगे लिखा हुआ हो ना 2 कोई भी नंबर, 2, 4 जो भी हो, इसका मतलब ये किस फॉर्म में है? ये मल्टीपल के फॉर्म में है। ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि H2O के कितने? 2 मॉलिक्यूल हैं। अब 2 मॉलिक्यूल में अगर सेपरेटली हाइड्रोजन को काउंट करें और ऑक्सीजन को काउंट करें तो कितना होगा? देखो 2 और 2 4, ठीक है, और 2 ये एक यहाँ एक यहाँ, तो ऑक्सीजन के 2 हो गए। ठीक है, ऐसे ही मैंने बताया ना मल्टीपल के फॉर्म में है, तो 2 2 जा 4 और 2 ऑक्सीजन का यहाँ 1 ही है, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर 2। तो देखो यही चीज़ तो आ गई यहाँ पर कि हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं इस पूरे मॉलिक्यूल में। ठीक है, ये जो आगे नंबर लिखा हुआ है इसने ये चीज़ बता दी। तो कोई भी फॉर्मूला इस तरह से हेल्पफुल हो जाता है। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो हम लोग बनाना सीखेंगे कि किस तरह से बनाते हैं। फॉर्मूला जो बनेगा वो एलिमेंट्स के जुड़ने पर जो बनता है उससे भी हम बना सकते हैं। खाली एलिमेंट सिमिलर तरह के, हाइड्रोजन गैस सिमिलर तरह के एलिमेंट से मिलकर ही तो बनी है, और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, और ओजोन है। ओजोन ये कैसी गैस, ऊपर जो गैस है स्ट्रेटोस्फेयर में जो यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, ये भी सिमिलर तरह के एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। तो उनके लिए भी फॉर्मूला हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, कंपाउंड्स जो कि डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को कंबाइन करने पर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं यहाँ NaCl, ठीक है, HCl हम लोग ले ही चुके, HCl ले रहे हैं, NH3 अमोनिया गैस है। तो देखो सब अलग अलग है, यहाँ सोडियम क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो कंपाउंड्स के भी फॉर्मूले हम लोग बना सकते हैं। तो इतना तो था आपका केमिकल फॉर्मूला के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर मास। इसको भी एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने प्रीवियसली एटॉमिक मास पढ़ा था, जिसमें कि हम एटम का मास निकालते हैं। एटम जिसको देख भी नहीं सकते उसका मास कैलकुलेट करते हैं। कैसे किया था? रिलेटिव मास कैलकुलेट किया था, यानी कि अदर एटम जो होते हैं उनसे कंपैरिजन किया था। कौन सा एटम लेते हैं कंपैरिजन करने के लिए स्टैंडर्ड बेस पर? तो वो था कार्बन। कार्बन से कंपैरिजन किया था ना कि कोई भी एटम कार्बन के 1/12 से कितना गुना भारी है, वो हम लोगों को उसका मास बताता है। तो जिसने भी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है आप वो देख लो, तब ये और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बस अगर हम उस एटॉमिक मास को निकालना, या अगर आपको एटॉमिक मास याद हो तो मॉलिक्यूलर मास तो इजीली कैलकुलेट हो जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल बना ही एटम से है। एटम का पता होगा सब कुछ, तो मॉलिक्यूल का ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा। चलो एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन हम लोग। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द रिलेटिव मास। यहाँ पर भी रिलेशन ही हो रहा है, रिलेट करके ही हम लोग चीजों को कर रहे हैं। तो रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12th एटम टेकन एज 12 यूनिट। तो हम कार्बन 12th का ही यूज कर रहे हैं और उसी से कंपेयर करेंगे अदर मॉलिक्यूल के, ठीक है, अदर मॉलिक्यूल के मास को। तो हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा था बहुत सारे एलिमेंट्स के मास को। अगर आपको याद होगा तो वो टेबल है जो बेसिकली आपको याद होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक मास 1 यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास में हम लोग करते हैं ना AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ये पहले करते थे हम लोग, और आजकल हम U का यूज करते हैं, दैट इज फॉर यूनिफाइड मास। ठीक है, तो ये टेबल हम लोग उसमें भी पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 यूनिफाइड मास, कार्बन का 12 यूनिफाइड,
और नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन 16, यह सोडियम हो गया 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27। ये मास है, ठीक है, एटम का मास, जो कि बेसिकली डिपेंड करता है उसके न्यूक्लियस पर, ठीक है। न्यूक्लियस में प्रेजेंट है ना प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उन पर डिपेंड करता है। फॉस्फोरस का 31U, क्लोरीन का 35.5, सल्फर का 32, यहाँ पोटेशियम हो गया 39, आयरन हो गया, ये आयरन का है, ठीक है, 56U, और कॉपर का हो गया 63.5। तो इस तरह से ये दिए हुए हैं एटॉमिक मास। अब अगर कोई भी हमारे पास फॉर्मूला हो, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे मान लो अगर हमारे पास H2O है और हमसे पूछा गया कि इसका मॉलिक्यूलर मास बता दो। ये एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल का क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। तो ये बताओ होगा क्या कि हम इसके एटम्स को, जो एटम्स दिए हुए हैं उनको सेपरेटली उनका मास लिखेंगे और सबको सम कर देंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन के दिए कितने हैं, 2 है ना, यहाँ पर 2 सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम हाइड्रोजन का 2 लेकर चलेंगे। प्लस ऑक्सीजन का देखो कितना होता है, 16 होता है, 16, तो टोटल मिलाकर कितना हुआ, 18U, 18 यूनिफाइड मास। तो कितना आसान है मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना। चलिए अगर हम देखें यहाँ HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोजन का कितना है, 1, क्लोरीन का कितना होता है, 35.5, तो 1 प्लस 35.5 दैट विल बी 36.5, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नाइट्रोजन का क्या होगा और अमोनिया का क्या होगा, ये और देख लेते हैं हम लोग। नाइट्रोजन कितने नंबर पर है, नाइट्रोजन का मास कितना होता है, तो 14 होता है, लेकिन है कितने नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 2 दे रखे हैं, तो यहाँ पर 2 तो यह चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और 14 यहाँ पर, ठीक है, या फिर 14 + 14 कर लो, तो कितने हो जाएंगे, 28U, ये मास हो जाएगा। तो बस हमें एटम का ये कुछ याद करने पड़ेंगे और अपने आप ये निकाल सकते हैं हम लोग। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, इनकी सम कर देना है, सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन का कितना है, 14 प्लस, देखो ये क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के कितने हैं, 3 हैं, और हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 होता है, इसलिए 14 × 3 × 1 3 हो जाएगा, तो 17U, ये हो जाएगा अमोनिया का। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, कई सारे कोई फॉर्मूले लिखिए और उनके ये आपको लर्न करने ही होंगे एटॉमिक मास, फिर उनका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। अब साथ में मैं यहाँ पर आयनिक के भी बता देती हूँ। कुछ ऐसे भी तो होते हैं ना एटम जो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे NaCl है, अब NaCl में ये कैसा कंपाउंड होता है, ये मॉलिक्यूल थोड़ी ना है, ये तो आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें जो एटम्स है वो चार्ज कैरी करते हैं। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं। आयन टॉपिक है ना, हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आयनिक कंपाउंड है, इनमें हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना नहीं कहते हैं, बल्कि इनमें हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना। इसके लिए एक अलग स्पेसिफिक वर्ड है, फॉर्मूला मास। तो अगर पूछा जाए कि NaCl का फॉर्मूला मास क्या है, तो वो सेम ही होगा। क्या होगा, 23 तो होता है सोडियम का, 35.5 होता है किसका, क्लोरीन का, तो कितना हो जाएगा 5.85, यानी कि 58.5U यूनिफाइड मास, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो आई होप आपको ये मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना, फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना आ गया होगा। अब कुछ होमवर्क में आप लोग लिख लो और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। किसी को कोई डाउट हो तो वो भी बताना, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका ये फर्स्ट, आपको बताना है H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास, HNO3 का मॉलिक्यूलर मास, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास। सो दिस इज फॉर योर होमवर्क। तो कमेंट बॉक्स में इनका आंसर ज़रूर दीजिए और अपना फीडबैक भी मुझे दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।